हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे प्रेडेटर्स मूवी के बारे में, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एलियन और प्रेडेटर के कंबाइंड सीरीज की 8वीं मूवी है, जबकि अगर सिर्फ प्रेडेटर्स की बात की जाए तो उस सीरीज में ये तीसरी मूवी है। इस मूवी के कहानी का बैकग्राउंड पृथ्वी नहीं बल्कि कोई और ही ग्रह दिखाया गया है, जहाँ पर कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों से उन ग्रहों के खतरनाक लड़ाकों और बेरहम कातिलों को किडनैप करके यहाँ लाया जाता है और उनका शिकार किया जाता है। इसी शिकारी और शिकार वाले खतरनाक खूनी खेल में हमारे मूवी का हीरो और उसका पूरा टीम फंस जाता है, जिन्हें कि पृथ्वी से किडनैप करके यहाँ लाया गया था। किसी दूसरे ग्रह में इंसान और एलियंस के बीच में इस तरह का जानलेवा आंख मिचौली वाला खेल बड़ा ही रोमांचक लगता है। इस मूवी को निम्रत अंताल ने डायरेक्ट किया है, जबकि रॉबर्ट रोड्रिग्ज, जॉन डेविस और एलिजाबेथ एवलॉन ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। 20th सेंचुरी फॉक्स, ट्रबल मेकर स्टूडियोज, डोन एंटरटेनमेंट आदि इसकी प्रोडक्शन कंपनीज थी, जबकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम 20th सेंचुरी फॉक्स ने संभाला था। इस मूवी में मुख्य भूमिका में एड्रियन ब्रॉडी, टॉफर ग्रेस, एलाइस ब्रागा, मार्शला अली और लॉरेंस फिशबर्न जैसे दिग्गज कलाकार थे। खैर, टेक्निकल डिटेल से थोड़ी दूरी बनाते हैं और चलते हैं हमारे मेन वीडियो की ओर और महसूस करते हैं इस रोमांच को। मूवी की शुरुआत में ही एक व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों से गिरते हुए दिखाया जाता है। यह मूवी का मेन हीरो था और बेहोशी की हालत में था। तभी उसे होश आ जाता है। उसे देखने पर ऐसा लगता है मानो वो इन सबसे अनजान था और काफी घबराया हुआ था। वह काफी तेजी से नीचे धरती की ओर गिर रहा था। तभी अचानक उसका पैराशूट खुल जाता है और वो पेड़ों से टकराता हुआ जमीन पर आ गिरता है। यह आदमी मूवी का मेन हीरो रॉयस था, जो कि थोड़ा जख्मी था पर ठीक हालत में था। पर अभी वह ठीक से संभला भी नहीं था कि अचानक से उसके पीछे एक और आदमी आकर गिरता है। वह आदमी संभलते ही रॉयस पर गन तान देता है। वह कुचिलो था, एक मैक्सिकन ड्रग माफिया। रॉयस उसे समझा ही रहा था कि अचानक उनके बीच एक और आदमी आकर गिरता है। उसका शायद पैराशूट नहीं खुल पाया था, इसलिए वह मारा जाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, उनके ऊपर अचानक से गोलियों की बरसात होने लगती है। वहाँ वे किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। फिर रॉयस किसी तरह से छुपते छुपाते हुए पीछे की ओर से जाकर के उस व्यक्ति को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देता है। साथ ही उसे यह भी विश्वास दिलाता है कि वे दुश्मन नहीं है, इसलिए गोलियां चलाना बंद करें। उसे रॉयस पर भरोसा होने के बाद वह रॉयस को बताता है कि उसका नाम निकोलाई है और वह रशियन आर्मी में था, जो कि चेचन्या में युद्ध कर रहा था। फिर वह पाता है कि वह अचानक ही काफी ऊंचाई से गिर रहा है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वह दुनिया के किस कोने में किस जंगल में फंसे हुए हैं। तभी रॉयस को एक स्नाइपर दिखती है, जो कि उन तीनों पर निशाना ताने हुए थी। इसका नाम इसाबेल था और ये इजराइल डिफेंस फोर्स से थी। वो बताती है कि उसने आसमान से और भी पैराशूट को गिरते हुए देखा है। फिर वह रॉयस की अगुवाई में उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके पीछे एक और आदमी लग जाता है। यह हेंजो था, जापानी माफिया फैमिली से। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें मोम्बासा, स्टेंच और एडविन मिलते हैं। मोम्बासा रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के डेथ स्क्वाड का सिपाही था और स्टेंच CIA का एक सजायाफ्ता मुजरिम था, जिससे कि मौत की सजा मिली हुई थी। जबकि एडविन बताता है कि वह एक डॉक्टर है, अपने काम पर जा रहा था और अचानक से यहाँ पहुँच जाता है। मतलब कि सभी की यही कहानी थी। वे यहाँ कैसे पहुँचे थे किसी को भी नहीं पता था। फिर जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ पर हैं और ये सब क्या हो रहा है। वे सभी अलग अलग फील्ड से आए हुए थे, इसलिए अपनी अपनी थ्योरी रख रहे थे, पर किसी के द्वारा पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। तब रॉयस बोलता है कि सबसे जरूरी है यहाँ से बाहर निकलना, और इसलिए इसका रास्ता ढूंढने के लिए वो सबको लेकर के ऊपरी इलाके की ओर निकल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए निकोलाई को एक जंगली फूल मिलता है, जिसे छूने से एडविन उसे रोकता है और वह बताता है कि यह काफी जहरीला फूल है, जिसके जहर का एक कतरा भी किसी इंसान को पैरालाइज करने के लिए काफी है। जान बचाने के लिए निकोलाई एडविन को धन्यवाद करता है और आगे निकल जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए सभी थक कर रुक जाते हैं, पर रॉयस रुकना नहीं चाहता था। लेकिन इसाबेल के रिक्वेस्ट करने पर वह रुक जाता है। यहाँ इसाबेल अपना ऑब्जर्वेशन बताती है, तो रॉयस भी बताता है कि यह जगह बड़ी अजीब सी है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए हुए हैं सूर्य जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। इसके अलावा उनके साथ जो भी लोग हैं वे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए खूंखार अपराधी या खतरनाक लड़ाके हैं, यानी कि उन्हें चुना गया है किसी काम के लिए, किस लिए ये नहीं पता। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पिंजरा मिलता है। ये भी शायद ऊपर से गिरा था, क्योंकि इसके साथ एक पैराशूट बंधा था। हेंजो जब उस पिंजरे के ऊपर से पैराशूट का कपड़ा हटाता है तो अंदर में उन्हें कुछ लाशों के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें देखकर मोम्बासा बोलता है कि ये अवशेष इंसानों के नहीं है। इसका मतलब इंसानों के अलावा इस प्रकार से अन्य प्रजाति के जीवों को भी लाया जा रहा था। फिर वे गौर करते हैं तो पाते हैं वहाँ बहुत सारे पिंजरे आसमान से गिरे थे, जिनमें से काफी सारे पेड़ों के ऊपर भी अटके हुए थे। फिर वे जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो एक बहुत बड़ी एरिया में फैले हुए डेथ ट्रैप में उलझ जाते हैं। यहाँ इसाबेल एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरने लगती है, जिससे रॉयस बचा लेता है। बाद में वो लोग देखते हैं कि वहाँ US आर्मी का एक सोल्जर मरा पड़ा था। ये डेथ ट्रैप उसी ने बिछाया था, उस अनजान शिकारी को मारने के लिए जो सबको यहाँ लाकर फंसा रहा था। तभी मोम्बासा की नज़र एक अनजान चीज पर ठहर जा रही थी, ऐसी चीज जो मानो उन पर नजर रखे हुए था। फिर वह लोग वहाँ से चल देते हैं और जंगल के एक छोर पर पहुँच जाते हैं।
और यहाँ का नज़ारा भाई साहब, आसमान के ऊपर ढेर सारे चांद और ग्रह ही दिख रहे थे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगती है कि यह पृथ्वी नहीं है, कोई और ही ग्रह है जहाँ इन्हें किडनैप करके लाया गया है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। वहाँ से आगे जाने का रास्ता ना पाकर रोहित सबको लेकर वापस चल देता है किसी नए रास्ते की तलाश में। यहाँ जंगल में इतने खतरनाक माहौल में स्ट्रेंज के पास कोई हथियार नहीं था सिवाय एक चाकू के। इससे वह डिप्रेस होकर हथियार के लिए इससे उससे झगड़ने लगता है। तभी उन पर उस ग्रह के कुत्ते नुमा एलियन जानवर अटैक कर देते हैं। वे संख्या में काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं जिससे इनकी गोलियां भी खत्म होने लगती है। एक जानवर स्ट्रेंज को मारने ही वाला होता है कि मोम्बासा उसे बचा लेता है। जबकि गोलियां खत्म होने पर इसाबेल सुसाइड करने वाली थी। तभी हमें एक विसल सुनाई देता है जिसे सुनकर वो कुत्ते नुमा एलियन जानवर वापस लौटने लगते हैं। मानो वो एलियन जानवर पालतू थे और उन्हें विसल बजाकर कोई वापस बुला रहा था। उनके चले जाने के बाद रॉयस बोलता है कि इस जंगल में शिकारी और शिकार का खेल चल रहा है, जिसमें शिकारी वो है जिसने उन्हें फंसाया है और ये जानवर जिसके थे, जबकि शिकार वे लोग खुद हैं। इसीलिए उन्हें संभल कर रहना होगा। सब कुछ शांत होने पर वे पाते हैं कि उनके बीच से कुछ लोग गायब हैं। तभी उन्हें कुछ लोगों की करुण आवाज सुनाई पड़ती है। वह बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा था। आवाज की दिशा में खोजने पर उन्हें खाली जगह पर कुछ लोग बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। वह लगातार बचाओ मुझे बोले जा रहा था, बिल्कुल एक रिकॉर्डर मशीन की तरह। पर रॉयस उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक पत्थर फेंक कर चेक करता है और उसका शक बिल्कुल सही था, यह एक ट्रैप था। इसीलिए खतरे को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग की मदद किए बिना सभी आगे बढ़ जाते हैं। पर इसाबेल का दिल पसीज जाता है और वह कुछ लोग को उसके दर्द से मुक्त करने के लिए गोली मार देती है। इसाबेल के अनुसार कुछ लोग को मर जाना चाहिए था, पर वह अब भी बचाओ मुझे की आवाज निकाल रहा था। सामने से देखने पर हमें पता चलता है कि कुछ लोग मर चुका था, बस एक आवाज ही थी। फिर हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर बनाए हुए है। इसका मतलब सचमुच में ये एक ट्रैप था और जो कोई कुछ लोग की मदद करने जाता वो मारा जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए रोहित सबको बताता है कि वो शिकारी जो कोई भी है वो चाहता है कि वो भागें ताकि वो उनका शिकार कर सकें। इसीलिए अगर उन्हें बचना है तो उन्हें उन शिकारों को ढूंढना होगा और उनसे मुकाबला करना होगा। और उन्हें ढूंढने के लिए वह उन पालतू जानवरों के कदमों के निशान का पीछा करने का फैसला करता है। और उन कदमों के निशानों का पीछा करते हुए वे आखिरकार उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। यहाँ का परिदृश्य बिल्कुल नर्क के समान था। यहाँ पेड़ों की टहनियों पर इंसानों जानवरों की खाल, हड्डियाँ और बिना खाल के शरीर टंगे हुए थे। यहाँ आगे बढ़ने पर उन्हें प्रीडेटर भी टंगा हुआ मिलता है जो कि जिंदा था। वे लोग जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि कोई भालानुमा चीज आकर के मोम्बासा का शरीर का आर पार हो जाता है। इसे देखकर रॉयस गोलियां चलाने लगता है। तभी रॉयस को दो जोड़ी चमकीली आंखें भी दिखाई पड़ती है, तो वह सबको भागने के लिए बोलकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। उसके गोलियां चलाते ही सभी गोलियां चलाते हुए वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए अचानक ही वे लुढ़कते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं और गिरते हुए सीधे एक झरने में जा गिरते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक ड्रोन उड़ता हुआ आकर उनका लोकेशन पता करता है और फिर वापस उड़ते हुए जाकर उस शिकारी के कंधे पर फिट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 प्रीडेटर आए हुए थे। ये कुछ अलग से लग रहे थे, थोड़े बड़े और ज़्यादा खूंखार। लगता है ये कोई उनकी अलग स्पीसीज थी और ये इस प्रीडेटर को भी शिकार के लिए लाए हुए थे जिसे उन्होंने पेड़ पर बांध कर रखा हुआ था। उधर पानी से बाहर निकलने के बाद इसाबेल और स्टैंड रॉयस पर इस बात के लिए भड़क रहे थे कि वो उन्हें शिकारियों के पास ले जाकर के फंसा दिया था। जबकि रॉयस बोलता है कि उसका ये इरादा नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि ये शिकारी कितनी मात्रा में है और इनकी क्या क्या पावर्स है। इसके अलावा रॉयस इसाबेल को बोलता है कि उसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इसाबेल को सबको बता देना चाहिए कि उसे उन शिकारियों के बारे में पहले से पता था। तब इसाबेल 1987 की वह घटना बताती है जिसमें डच सेफर उसके साथियों का सामना किस प्रकार एक प्रीडेटर से हुआ था और उस प्रीडेटर ने उसके पूरी टीम को खत्म कर दिया था। किसी तरह से तरकीब लड़ाकर डच सेफर उस प्रीडेटर को मारने में कामयाब हुआ था और उस जंगल से बाहर निकलकर उसी ने सबको यह कहानी बताई थी। तब रॉयस उन्हें बोलता है कि उन्हें खुद की जान बचाने के लिए उन शिकारियों से लड़कर उन्हें मारना ही पड़ेगा और इस लड़ाई के लिए वह तरकीब देता है कि उन्हें घात लगाकर उन शिकारियों पर हमला कर उन्हें खत्म करना होगा, वरना वो उन्हें खत्म कर देंगे। रॉयस की इस बात से सभी सहमत होकर उसके साथ चल पड़ते हैं। जंगल में घात लगाते समय उन्हें कुछ आहट से महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो प्रीडेटर आ गए हैं, पर अब भी वे उनकी नजरों से ओझल थे। इसीलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए रॉयस एक तरकीब लगाता है। वह एडविन को चारा बनाकर जंगल में छोड़ देता है ताकि वे प्रीडेटर एडविन के पीछे आएं और ये उनका शिकार कर सके। रॉयस की ये चाल कामयाब भी होती है। एडविन के पीछे कोई पड़ जाता है जिससे इसाबेल गोली मार के गिरा देती है, पर सामने जाकर जब वो चेक करते हैं तो ये कोई प्रीडेटर नहीं था, बल्कि जीनोमॉर्फ एलियन का ही कोई स्पीसीज लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रीडेटर्स ने जीनोमॉर्फ के किसी स्पीसीज को किडनैप करके यहाँ लाया हुआ था शिकार में शामिल करने के लिए। सभी इसाबेल के सटीक निशाने की तारीफ कर रहे थे, पर इसाबेल तो अपना निशाना चूक गई थी। यह देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि इस जीनोमॉर्फ को किसने मारा। तभी पीछे से फुसफुसाती हुई आवाज आती है कि इसे मैंने मारा। तभी पीछे से एक आकृति प्रकट होती है। यह प्रीडेटर का हेलमेट पहना हुआ एक इंसान था जो कुछ हेलमेट की वजह से गायब हो सकता था।
वह अपना नाम नॉलैंड बताता है और बताता है कि वह यूएस आर्मी में था और उसे भी 3 साल पहले यहाँ लाया गया था। तब से वो पिछले 3 सालों से खुद को छिपाए हुए इस जंगल में जिए जा रहा है। फिर वो उन्हें अपने अड्डे पर ले जाता है जो कि किसी की छोड़ी हुई बहुत बड़ी मशीन थी। वो पिछले 3 सालों से यहाँ पनाह लिए हुए है। वो उन्हें भी अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर वह बातों ही बातों में बताता है कि वे प्रेडेटर हर साल यहाँ आते हैं इस तरह का शिकार खेलने के लिए। वे हर साल अलग अलग ग्रहों से जीवों को किडनैप करके यहाँ लाते हैं और उनका शिकार करके खुद की हंटिंग स्किल बढ़ाते हैं। वे हर साल 3 के ग्रुप में ही आते हैं। तब रॉयस नॉलैंड को पूछता है कि वो कैसे आते हैं। तब नॉलैंड रॉयस को बताता है कि वे अपने अंतरिक्ष यान से आते हैं जो कि उनके कैंप से कुछ ही मीटर दूरी पर खड़ा है। अंतरिक्ष यान की बात सुनते ही रॉयस बोलता है कि ये एक रास्ता हो सकता है हमारे यहाँ से बाहर जाने का। तो रॉयस की इस बात पर नॉलैंड उसका मजाक उड़ा देता है। फिर नॉलैंड बोलता है कि वो सोने जा रहा है और वे लोग ज्यादा शोर शराबा ना करें क्योंकि शोर शराबा प्रीडेटर्स को आकर्षित कर सकता है। फिर वो सोने चला जाता है। उधर निकोलाई एक तस्वीर को निहार रहा था जिसे कि एडविन के पूछने पर वो बताता है कि ये मेरे बच्चों की तस्वीरें हैं। जबकि हेंजो को वहाँ पर एक जापानीज तलवार काताना मिलती है जिसे पाकर वो काफी खुश था और ले लेता है। खैर आधी रात में वो लोग देखते हैं कि मशीन में धुआं भर रहा है। खोजबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि ये आग नॉलैंड ने नहीं लगाई है। असल में नॉलैंड का इरादा उनकी मदद करना नहीं था बल्कि उन्हें मारकर उनके हथियार और सामान छीन लेना था। तभी रॉयस अपने गन से उसके गेट पर एक धमाका करता है। यह देखकर स्ट्रेंज बोलता है कि तुमसे यह दरवाजा नहीं खुलेगा। तो रॉयस बोलता है कि यह धमाका गेट खोलने के लिए नहीं बल्कि उन प्रीडेटर्स को बुलाने के लिए था। तभी हम देखते हैं कि रॉयस का चाल कामयाब होता है और वे प्रीडेटर्स उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और मशीन के अंदर भागते हुए नॉलैंड को एक प्रीडेटर मार देता है। उधर जिस चैम्बर के अंदर रॉयस और उसके साथी फंसे हुए थे वो प्रीडेटर उसके दरवाजे को आधा तोड़कर छोड़ देता है ताकि एक एक करके वो सब बाहर निकले और वो प्रीडेटर उनका शिकार कर सके। और होता भी यही है। वहाँ से बाहर निकलते ही वहाँ के भूल भुलैये में सबसे पहले एडविन खो जाता है। तभी उसका सामना एक प्रीडेटर से हो जाता है। वो प्रीडेटर एडविन को मारने ही वाला होता है कि निकोलाई आकर उसकी जान बचा लेता है। वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो प्रीडेटर उनका पीछा करता हुआ निकोलाई को अपना शिकार बना लेता है। एडविन वहाँ से भाग जाता है पर निकोलाई कम साहसी नहीं था। वो मरते मरते भी एक ग्रेनेड के जरिए उस प्रीडेटर को अपने साथ ले उड़ता है। इस धमाके का असर बाहर तक होता है, साथ ही एक शिकारी भी कम हो जाता है। वे लोग अभी उस धमाके से उभरे भी नहीं थे कि तभी एक गोली आकर स्टेंज को लगती है और वो गिर जाता है। फिर वो प्रीडेटर रॉयस को अपने निशाने पर लेता है पर इससे पहले कि वो रॉयस को मार पाता हम देखते हैं कि अदमरा स्ट्रेंज उठ खड़ा होता है और उस प्रीडेटर को पीछे की ओर से चाकू से गोदना शुरू करता है। लेकिन वो प्रीडेटर मरता नहीं है, सिर्फ घायल होता है और स्ट्रेंज को मारकर उसकी खोपड़ी को रीढ़ की हड्डी के साथ बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ एक और प्रीडेटर आ जाता है। वे भागते हुए रॉयस और उसके साथियों का पीछा करने लगते हैं। रॉयस और उसके साथी भागते हुए एक मैदान को पार कर रहे थे। तभी हेंजो वहाँ रुक जाता है और उस प्रीडेटर का मुकाबला करने का फैसला करता है जबकि बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हेंजो बहुत ही बहादुरी से उस प्रीडेटर का मुकाबला करता है और उसे मार भी गिराता है पर खुद भी नहीं बच पाता है, मारा जाता है। और इस तरह से 3 में से 2 प्रीडेटर मारे जाते हैं और अब बस एक ही बचता है। उधर भागते हुए एडविन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे कि उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब एडविन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब रॉयस बोलता है कि यह भी प्रीडेटर की एक चाल है। वे हम में से किसी एक को घायल करके हमारे भागने की गति को धीमी कर देंगे और अगर हमने उसके प्रति दया दिखाई तो वे उस घायल व्यक्ति को चारे की तरह इस्तेमाल करके हमें फंसाएंगे। इसीलिए रॉयस इसाबेल को बोलता है कि उन्हें एडविन को छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुनकर एडविन बुरी तरह से डर जाता है। वो रॉयस और इसाबेल के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वे दोनों उसे अकेला छोड़कर ना जाएं। साथ ही एक तस्वीर दिखाकर बोलता है कि उसका परिवार है और 2 बच्चे भी हैं। पर एक मिनट, ये तस्वीर तो निकोलाई के बच्चों की थी, वो इसके पास कहाँ से आई? खैर इसाबेल यहाँ पर एडविन की मदद के लिए रुक जाती है जबकि रॉयस उन्हें भगवान के भरोसे छोड़कर आगे निकल जाता है। उसका प्लान था उन प्रीडेटर्स के कैंप में बंधे हुए छोटे प्रीडेटर को आजाद कराकर उसकी मदद से उस अंतरिक्ष यान को लेकर पृथ्वी वापस जाना। इधर हम देखते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसाबेल और एडविन दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। उधर रॉयस अपने प्लान में कामयाब होता है। वो उन प्रीडेटर्स के कैंप में पहुंचकर उस बंधे हुए प्रीडेटर को आजाद कर देता है। रॉयस उसे ये समझाने में भी कामयाब होता है कि वे दोनों दुश्मन नहीं दोस्त हैं और वे दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद वो प्रीडेटर अर्थ का लोकेशन डाल करके उस यान को स्टार्ट कर देता है। लेकिन उनकी खराब किस्मत क्योंकि उसी समय वो शिकारी प्रीडेटर वहाँ आ जाता है अपने जाल के साथ जिसके अंदर इसाबेल और एडविन दोनों फंसे हुए थे। फिर क्या था, दोनों प्रीडेटर आमने सामने भिड़ जाते हैं जबकि रॉयस उस यान की ओर भागता है। अंत में वो शिकारी प्रीडेटर उस छोटे प्रीडेटर को हरा देता है और उसे जान से मार डालता है। उधर गड्ढे के अंदर में एडविन बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए इसाबेल को उस जहर बुझे चाकू से खरोच मार देता है जिससे कि इसाबेल पैरालाइज होने लगती है।
मगर एडविन ऐसा क्यों करता है पता नहीं। खैर वो शिकारी प्रेडेटर उस शिकार प्रेडेटर को मारने के बाद उस यान की ओर भागता है जिधर रॉयस गया हुआ था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो यान उड़ान भर चुका था। पर ये शिकारी प्रेडेटर अपने हाथ में लगे रिमोट से उस यान को तबाह कर देता है। उधर गड्ढे में एडविन इसाबेल के साथ किए गए इस हरकत के बारे में खुलासा करते हुए बताता है कि वो एक संची हत्यारा है और लोगों को इस तरह से तड़पा कर मारना उसे अच्छा लगता है और अब मरने की बारी इसाबेल की है। लेकिन तभी रॉयस वहां आ पहुंचता है। इसका मतलब धमाके के वक्त वो यान में नहीं था। उसे देखते ही इसाबेल राहत की सांस लेती। खैर रॉयस को देखते ही एडविन अपना तेवर बदल लेता है और इसाबेल रॉयस को कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी और इसलिए अनजाने में रॉयस इसाबेल के साथ एडविन को भी उस गड्ढे से बाहर खींच निकालता है। मगर एडविन वो रॉयस को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर रॉयस एडविन से ज्यादा तेज तर्रार था। वो पहले ही भांप चुका था, इसीलिए वो एडविन के अटैक को फेल करके उसी के चाकू से उसी को घायल कर देता है और उसके अधमरे शरीर को ले जा करके वहीं पास में ही प्रेडेटर्स के कैंप में डाल देता है और वहां उस प्रेडेटर के लिए एक डेथ ट्रैप बिछाने लगता है। फिर वहां वो शिकारी प्रेडेटर आता है जिसे वहां पर अधमरा पड़ा हुआ एडविन मिलता है। वो प्रेडेटर जैसे ही एडविन को मारने के लिए उठाता है, हम देखते हैं कि उसके शरीर में ढेर सारे हैंड ग्रेनेड लटके हुए हैं जो कि अनलॉक हो चुके थे। मतलब कि ये उस प्रेडेटर के लिए एक डेथ ट्रैप था। और फिर जोरदार धमाका होता है, लेकिन वो बड़ा सख्त जान निकलता है, उसे ज्यादा चोटें नहीं आती हैं। तभी वहाँ रॉयस आता है पूरे बदन में मिट्टी लगा करके उस प्रेडेटर को चैलेंज करते हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉयस उस पूरे इलाके में आग लगा देता है और उस आग की गर्मी की वजह से उस प्रेडेटर का थर्मल डिटेक्टर रॉयस को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और रॉयस छुप छुपा कर इधर उधर से उस प्रेडेटर पर हमला करने लगता है, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वो प्रेडेटर रॉयस के धड़कनों को पहचान कर उस पर हमला कर देता है और वो रॉयस को मारने ही वाला होता है कि इसाबेल उसे शूट कर देती है। मगर अफसोस कि इसको उस पर ज्यादा असर नहीं होता है और वह रिटर्न में खंजर फेंक कर इसाबेल को मारता है। पर इसाबेल खुशकिस्मत थी कि यह खंजर उसके कंधे पर लगता है और उसे ज्यादा चोट नहीं आती है। इधर मौका पाकर रॉयस कुल्हाड़ी से उस प्रेडेटर पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। वह कुल्हाड़ी से मार मार कर उसका टुकड़े करने लगता है और अंत में उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। उसके बाद रॉयस और इसाबेल वहाँ पर आराम करते हैं। रात बीतती है और सुबह को उजाला फैलता है और फिर उस उजाले में वे लोग देखते हैं कि आसमान से और भी ढेर सारे पैराशूट नीचे गिर रहे हैं, यानी कि शिकार फिर से शुरू होने वाला है। यह देखकर रॉयस इसाबेल को बोलता है कि उन्हें अब इस ग्रह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद वे वहां से चल देते हैं। यहीं यह मूवी समाप्त होती है, साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन भी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप एलियन और प्रेडेटर सीरीज के फैन हैं तो बने रहिए लेजेंडरी सिनेमा के साथ, क्योंकि इस चैनल पर इस सीरीज के बाकी फिल्मों के भी एक्सप्लेनेशन आएंगे। इंतजार करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।